ओके, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि होलसेलर है, होलसेलर जो है वो 1.5 लाख रुपए का सामान परचेज कर रहा है। होलसेलर इज परचेसिंग फॉर ₹1,50,000। एट द सेम टाइम होलसेलर सोल्ड दिस टू रिटेलर एट ₹1,80,000। 1,80,000 में उसने क्या किया, उसको बेचा है। फिर रिटेलर ने कस्टमर को बेचा है एट ₹2,20,000 और हर एक ट्रांजेक्शन पे आपका जीएसटी कितना परसेंट है, 18% है। सो व्हाट दे हैव सेड इज कि फाइंड आउट जीएसटी कंपटीशन फॉर द टैक्स इनवॉइसेस, मतलब यहाँ पे जो भी इनवॉइस जनरेट होगा तो उसमें जो है जीएसटी कितना हम लोग दिखाएंगे, सीजीएसटी, एसजीएसटी। ऑल्सो फाइंड द पेएबल सीजीएसटी एंड पेएबल एसजीएसटी फॉर होलसेलर एंड रिटेलर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे अपना सोल्यूशन फॉर होलसेलर। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1,80,000 बराबर। अब अगर ₹1,80,000 उसका जो भी है सेलिंग प्राइस है और रेट ऑफ जीएसटी कितना है, रेट ऑफ जीएसटी इट इज इक्वल टू 18%। Therefore, GST it is equal to 18% of ₹1,80,000। तो ये कितना हो जाएगा, 18/100 इंटू 1,80,000। ये 00 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आंसर मिलता है फटाफट। 18 का स्क्वायर क्या है, अपने को कुछ नहीं पता, चलो हाँ 324 के आगे आएगा 00। एक बार वेरीफाई कर लेना। ₹32,400। देयरफॉर ये हमारा आउटपुट टैक्स हो जाएगा। देयरफॉर आउटपुट टैक्स फॉर होलसेलर बराबर ना, बेच रहा ना ये इतने का, इट इज इक्वल टू ₹32,400। उसके बाद में देयरफॉर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी शोन बाय होलसेलर इन इनवॉइस। इनवॉइस में जो सीजीएसटी और एसजीएसटी शो करेगा वो क्या रहेगा, इसका आधा रहेगा ना 32,400 का, बिकॉज जब वो सेल कर रहा है, जब वो 1,80,000 का बेच रहा है तो बिल भी 1,80,000 का बनाएगा और 1,80,000 का बिल बनाएगा तो टैक्स कितना दिखाएगा उसमें, 32,400। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी क्या रहेगा वहाँ पे, सीजीएसटी इट इज इक्वल टू एसजीएसटी इट इज इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 32,400 डिवाइड बाई 2 which is equal to ₹16,200। ये हो गया किसके लिए, इनवॉइस के लिए। अभी आईटीसी बचा है इसका बराबर। अगर जीएसटी पेबल अपने को काउंट करना है तो आईटीसी भी निकालना पड़ेगा। सो आईटीसी फॉर होलसेलर इट इज इक्वल टू 18% ऑफ रुपीज, कितने में खरीदा था, 1,50,000। सो इट इज इक्वल टू 18/100 इंटू 1,50,000। यहाँ पर भी 00 कैंसिल हो जाएगा। 18 इंटू 15 देखो कितना मिलता है, 270 आ रहा है क्या, देखो 270 और आगे क्या आएगा, 00 आएगा। तो ये कितना हो गया, ₹27,000। ये हो गया इसका आईटीसी। देन अपने को जीएसटी पेबल चाहिए। जीएसटी पेबल इट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी विच इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स कितना है हमारा, ₹32,400 माइनस 27,000। अब 32,400 माइनस 27,000 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू रुपीज कितना आ रहा है, 5,400।
अब अपने को जीएसटी पेबल नहीं पूछा है, अपने को पूछा है फाइंड आउट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी पेबल। तो जितना भी जीएसटी पेबल रहता है उसमें आधा आधा कर देंगे। देयरफॉर पेएबल सी जीएसटी इट इज इक्वल टू पेएबल एस जीएसटी इट इज इक्वल टू 54, डायरेक्टली लिख देता है 5400 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 7 जा 14, फिर आगे 00, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ₹2700। समझ में आया? पॉज करो। ऐसे ही हम लोग इसके लिए फाइंड आउट करने वाले। अब यहाँ पे देखो रिटेलर वाले पार्ट के लिए कि सेलिंग प्राइस फॉर रिटेलर इज ₹2,20,000 बराबर। तो जीएसटी का रेट कितना 18%, प्रीवियस वाले के जैसे ही है। तो 18% ऑफ 2,20,000 दैट मीन्स 18/100 इंटू 2,20,000, ये 00 कैंसिल हो जाएगा। 18 इंटू 22 करेंगे अपने को 396 मिलता है, आगे ये 2 0, मतलब 39,600 जो है आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज जीएसटी दैट विल बी शोन इन द इनवॉइस ऑफ सेलर, या फिर रिटेलर हम लोग बोल सकते हैं। तो रिटेलर के टैक्स इनवॉइस में 39,600 का टोटल जीएसटी है। तो सी जीएसटी और एस जीएसटी कितना रहेगा डिवाइड बाई 2, और जो इसके इनवॉइस में आपको जीएसटी दिखाई देगा वही इसका क्या होगा आउटपुट टैक्स होगा। तो आउटपुट टैक्स फॉर रिटेलर इज ₹39,600, इट इज ₹39,600। अब सी जीएसटी एस जीएसटी शोन इन टैक्स इनवॉइस इट विल बी इक्वल टू जीएसटी अपॉन 2, मतलब 39,600 अपॉन 2 डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 9 जा 18, वापस से 1 कैरी, 2 8 जा 16, 19,800 आपका सी जीएसटी और एस जीएसटी हो जाएगा। अब आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर कि पेबल सी जीएसटी कितना होगा या पेबल एस जीएसटी कितना होगा। तो उसके लिए पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, पेबल जीएसटी। पेबल जीएसटी के लिए अपने को आईटीसी चाहिए रिटेलर का। देखो रिटेलर ने क्या किया है, रिटेलर ने क्या किया, होलसेलर से खरीदा। मतलब ये चेन हम लोग ने पहले भी देखा हुआ है कि अगर होलसेलर सेल कर रहा है रिटेलर को, तो जो ये टैक्स रिटेलर से वसूल करेगा वो होलसेलर के लिए क्या रहता है, आउटपुट टैक्स। लेकिन वही टैक्स रिटेलर के लिए क्या रहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, बराबर। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे कि आईटीसी फॉर रिटेलर इट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स ऑफ होलसेलर। तो जो हम लोग ने पहले लिखा हुआ था उसके हिसाब से होलसेलर का आउटपुट टैक्स कितना था, 32,400, बराबर यही था ना। तो इट इज इक्वल टू ₹32,400। तो यहाँ पे जीएसटी पेबल कितना हो जाएगा, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट इज 39,600 माइनस ये हो जाएगा 32,400। माइनस करने पे कितना मिलेगा अपने को, इट इज इक्वल टू ₹7,200 बराबर। तो सी जीएसटी कितना हो जाएगा, 7,200 डिवाइड बाई 2, मतलब ₹3,600 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9, अन्ना पाटिल supplied vacuum cleaner to a shopkeeper in Vasai for the taxable value of ₹14,000। मतलब सेलिंग प्राइस जो अन्ना पाटिल का था और परचेजिंग प्राइस जो कि शॉपकीपर का था, दोनों का वो क्या था, कॉस्ट 14,000 बराबर। सेलिंग प्राइस बाय अन्ना पाटिल इट इज इक्वल टू परचेज प्राइस बाय शॉपकीपर इट इज 14,000। और फिर शॉपकीपर ने कितने में बेचा, इन ₹16,800। At both the level of transaction, the rate of GST is 28%। अपने को नीचे दिए हुए कुछ चीजें जो फाइंड आउट करनी है। अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इश्यूड बाय अन्ना पाटिल। ठीक है, टैक्स इनवॉइस जो अन्ना पाटिल ने शॉपकीपर को दिया है उसमें CGST और SGST कितना होगा वो अपने को वहां पे देखना है। फिर उसके बाद में अमाउंट ऑफ CGST एंड SGST चार्ज बाय शॉपकीपर इन वसई। शॉपकीपर जो बिल देगा उसमें, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने रिटेलर का अलग से CGST SGST फाइंड आउट किया था इनवॉइस के लिए, और फिर शॉपकीपर का अलग से फाइंड आउट किया था, होलसेलर का अलग से फाइंड आउट किया था, वैसे यहाँ पर भी है। फिर व्हाट इज CGST एंड SGST पेएबल बाय शॉपकीपर इन वसई एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रिटर्न। कितना जो भी है उसको CGST SGST आएगा, अपने को वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर या फिर फॉर द इनवॉइस इश्यूड बाय अन्ना पाटिल, सेलिंग प्राइस कितना था, ₹14,000।
रेट ऑफ जीएसटी बात ही नहीं, इट इज इक्वल टू 28%. Therefore GST is equal to it is equal to 28 upon 100 into 14,000. ये 00 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर क्या मिलता है. कितना? 392 and 0. So it is rupees 3,920. Therefore, गर्ल्स बातें शादी हो रही हैं तो पेन वेन बाद में ले लो. CGST it is equal to SGST, it is equal to GST upon 2, which is equal to 3,920 divided by 2, which is equal to rupees 2 ones are 2, 2 8s are, sorry, 2 9s are 18. रुपीज 1960. ठीक है. फिर उसके बाद में फॉर इनवॉइस इश्यूड बाय, नहीं, शॉपकीपर. इसका एसपी कितना है? रुपीज 16,800. Therefore GST it is equal to 28 upon 100 into 16,800. 00 हो गया कैंसिल, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या मिलता है. लास्ट में 4 आएगा, इतना पता है. क्या वो मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है? करो करो. तुमको क्या मिल रहा है? इससे कम नहीं हो सकता. 4704. बस अब सबको मिल जाएगा, सबको मिल जाएगा. पता चला सबको रॉन्ग मिल रहा है. इट इज रुपीज 4,704. अब therefore CGST it is equal to SGST it is equal to GST upon 2, which is equal to 4704 divided by 2. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 1 कैरी हो जाएगा, 2 5s are 10, 2 2s are 4. तो it is equal to, therefore CGST it is equal to SGST it is equal to rupees 2,352. उसके बाद में अपने को कैलकुलेट करने बोला है पेएबल CGST एंड SGST. पेएबल CGST एंड SGST. तो ये क्या बन जाएगा? पेएबल CGST, पेएबल CGST स्लैश SGST it is equal to CGST in invoice of shopkeeper. या फिर अपन नॉर्मली चलते जैसे हम लोगों ने आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स पहले किया हुआ था. क्या बोलते हो? नया फॉर्मूला दूं कि आउटपुट माइनस इनपुट पे टिके रहते हैं? लेकिन ये सिर्फ इसी सम्स के लिए रहेगा, बाकी किसी सम्स में यूज नॉर्मल वाले करो. आउटपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर is equal to GST in invoice of shopkeeper. बराबर ना? जितने रुपए में बेच रहा है
उस पे जो हम लोगों ने जीएसटी कंप्यूट किया है, जो जीएसटी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है, कहाँ गया, ₹4,704 जो हम लोगों ने जीएसटी कंप्यूट किया था, वही उसका आउटपुट टैक्स रहने वाला। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इट इज इक्वल टू ₹4,704। और फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या रहेगा, इसका आईटीसी क्या रहेगा, इट इज इक्वल टू जीएसटी मेंशन्ड इन द इनवॉइस ऑफ अन्ना पाटिल। अन्ना पाटिल ने जो सेल किया, जो उस टाइम पे उसने जीएसटी वसूल किया था, वही तो उसका आईटीसी है, बराबर। सो देयरफॉर आईटीसी फॉर शॉपकीपर it is equal to GST in invoice of Anna Patil. हाँ, it is equal to ₹3920, ₹3,920। अब इसके बाद में यहां से जीएसटी पेबल निकालेंगे हम लोग। जीएसटी पेबल आप लोग खुद से निकाल सकते हो, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, मतलब 4,704 माइनस 3,920, ये हो जाएगा आपका जीएसटी पेबल। फिर सी जीएसटी पेबल और एस जीएसटी पेबल क्या रहेगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है, यहां तक लिख के लो, फिर आगे चाहिए तो करते हैं। यहां पे देख लो पहले, यहां पे अपने को आउटपुट टैक्स फॉर शॉपकीपर कितना मिला था, ₹4,704। इनपुट टैक्स वॉज ₹3920, मतलब 3,920। तो पेबल जीएसटी कितना होता है अपना, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट इज 4,704 और इनपुट हम लोग ने क्या लिखा था 3920, मतलब 3,920, माइनस करने पे 784 मिल रहा है। अपने को कैलकुलेट करने वाला पेबल सी जीएसटी एंड एस जीएसटी, तो जो भी पेबल जीएसटी रहेगा उसका आधा कर देंगे। पेबल सी जीएसटी इज इक्वल टू पेबल एस जीएसटी, इट इज इक्वल टू 784 का हाफ, विच इज इक्वल टू ₹392। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपको 3 चीजें फाइंड आउट करने बोली थी उन्होंने। सबसे पहला वाला था सीजीएसटी एंड एसजीएसटी मेंशन्ड इन टैक्स इनवॉइस बाय अन्ना पाटिल। तो लास्ट में आप लोग यहाँ पे आंसर का कॉलम बनाओगे। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन लिखा था वो यहाँ पे लिख दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन था वो सेकंड वाले लाइन में लिख दोगे, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर थर्ड वाले लाइन में लिख दोगे, ठीक है। सेलर सामान बेच रहा है एट अ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹5,000, रिटेलर को बेचा जा रहा है 5,000 में, और इसके ऊपर टैक्स कितना कटने वाला है, 12%। मतलब होलसेलर 12% क्या करने वाला है, वसूल करने वाला है। एट द सेम टाइम जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में बात करेंगे, तो डिस्ट्रीब्यूटर का आउटपुट टैक्स जो है वो कैलकुलेट होगा 5,000 पे, सॉरी इनपुट टैक्स जो है कैलकुलेट होगा 5,000 पे, और आउटपुट टैक्स किस पे कैलकुलेट होगा, 6,000 पे, बिकॉज ये बेच कितने में रहा, 6,000 में। डिस्ट्रीब्यूटर क्या, वो होलसेलर सामान स्टॉक करके रखता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है पहुंचाने का काम करता है। फिर रिटेलर के पास गया, रिटेलर का इनपुट टैक्स कितने पे बनेगा, 6,000 पे, और रिटेलर का आउटपुट टैक्स कितने पे बनेगा, 6,500 पे। कंज्यूमर किस अमाउंट पे पैसे पे करने वाला है, किस अमाउंट पे जीएसटी पे करने वाला है, एट ₹6,500। तो कस्टमर के टाइम पे पूरा का पूरा 6,500 के ऊपर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय होलसेलर, बाय डिस्ट्रीब्यूटर, बाय रिटेलर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग। मतलब ये तीनों भी कितना जीएसटी जो है पे करेंगे, अपने को एक टेबल बना करके इनको देना। सेकंड वाला, एट द एंड व्हाट अमाउंट इज टू बी पेड बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर को क्या अमाउंट पे करना है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी करके कितना अमाउंट आ रहा है आपको वो बताना। क्वेश्चन नंबर 3, राइट विच ऑफ द इनवॉइसेस इश्यूड आर B2B एंड B2C। देखो B2B में अगर हम लोग ऊपर देखेंगे, यहां पर जो इनवॉइस जनरेट होगा, इन दोनों के बीच में जो इनवॉइस जनरेट होगा वो इनवॉइस नंबर 1 है। इन दोनों के बीच में जो इनवॉइस जनरेट होगा वो इनवॉइस नंबर 2 है। मतलब होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का जो इनवॉइस है दैट इज गिवन एज इनवॉइस नंबर 1। डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर के बीच में जो इनवॉइस है इट इज गिवन एज इनवॉइस नंबर 2, एंड रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में जो इनवॉइस है इट इज 3। तो इनवॉइस नंबर 1 एंड इनवॉइस नंबर 2 ये B2B है। B2B मतलब बिजनेस पर्सन टू बिजनेस पर्सन, और यहां पर बिजनेस पर्सन टू कंज्यूमर है। तो इनवॉइस नंबर 3 क्या रहेगा, B2C। बराबर, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल चुका है। अब आगे की तरफ चलते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट जीएसटी पेएबल अंडर ईच हेड बाय द होलसेलर, रिटेलर एंड एवरीथिंग। तो फॉर होलसेलर जीएसटी इट इज इक्वल टू
12% ऑफ ₹5,000. इट इज इक्वल टू 12/100 इंटू 5,000. ये 00 कैंसिल हो जाएगा. 12 5 जा 60. ₹600 आ जाएगा. GST पेबल बाय, therefore CGST it is equal to SGST, it is equal to 600/2, मतलब it is equal to ₹300. फिर उसके बाद में फॉर डिस्ट्रीब्यूटर आउटपुट टैक्स या फिर इनपुट टैक्स, इट इज इक्वल टू, हम लोग ने पहले कैलकुलेट कर लिया, ₹600. आउटपुट टैक्स कितना हो जाएगा? आउटपुट टैक्स इट इज इक्वल टू 5% ऑफ ₹6,000, विच इज इक्वल टू 5/100. नहीं 12% है ना, सॉरी 12% ऑफ 6,000, 00 कैंसिल, ये बन जाएगा ₹720. Therefore payable GST it is equal to output tax minus ITC. कितना हो जाएगा ये? Therefore GST payable it is equal to ₹720 minus 600, which is equal to ₹120. Therefore CGST payable CGST it is equal to payable SGST it is equal to 120/2, which is equal to ₹60. हम लोग ने फॉर होलसेलर कैलकुलेट कर लिया, फॉर रिटेलर कैलकुलेट कर लिया. अब जाएंगे फॉर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर तक हुआ है, रिटेलर नहीं हुआ. फॉर रिटेलर, फॉर रिटेलर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होगा इसका? ITC क्या होगा? जो आउटपुट टैक्स था किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, बराबर ना. तो ये यहां पे आ जाएगा. इट इज इक्वल टू 720. आउटपुट टैक्स इट इज इक्वल टू 12% ऑफ ₹6,500, विच इज इक्वल टू 12/100 इंटू 6500. ये 00 कैंसिल, 650 प्लस 130 08 780. इट इज इक्वल टू ₹780. अब यहां पे पेबल GST कितना आ जाएगा? पेबल GST इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस ITC, विच इज इक्वल टू ₹780 minus 720, which is equal to ₹60. Therefore payable CGST it is equal to payable SGST it is equal to 60/2, मतलब it is equal to ₹30. शांत. फिर इसके बाद में एक टेबल बनाना रहेगा. वो टेबल कैसे बनाएंगे हम लोग देख लेंगे. और टेबल बनाने के बाद में अपने को लिखना है GST पेएबल बाय कंज्यूमर, GST पेएबल बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर. रिटेलर का जो आउटपुट टैक्स है, जो उसने टैक्स कलेक्ट किया है, वही तो कस्टमर ने पे किया रहेगा ना. तो GST पेएबल बाय कंज्यूमर इट इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स ऑफ रिटेलर. रिटेलर का आउटपुट टैक्स कितना निकला है? 780. तो 780 उसका आंसर आएगा. ठीक है, फिलहाल के लिए रुकते हैं, इतना लिख के लेते हैं. For some basic knowledge of shares. शेयर्स में हर एक पर्टिकुलर शेयर का एक फेस वैल्यू होता है, एक मार्केट वैल्यू होता है और डिविडेंड करके कंसेप्ट होता है. सबसे पहले शेयर मतलब होता है क्या आपको पता है? व्हाट डू वी मीन बाय शेयर?
क्या पता है? हाँ, शेयर करना, वड़ा पाव लेके चले जाना, किसका है? अभी फॉर एन एग्जाम्पल सपोज मुझे एक बहुत बड़ी एक ब्रांडेड कंपनी खोलनी है, ठीक है, या फिर एक बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, ऑलरेडी बिजनेस है, क्योंकि अगर आप शेयर मार्केट में आना चाहते हो, मतलब आपकी कंपनी अगर शेयर मार्केट में लिस्ट होना चाहती हो, तो पहले उसको एक रेपुटेशन मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप रहे से उठे जाओ और बोलो मेरे नाम का शेयर जो है वो निकालो, तो ऐसा नहीं होता। एक बहुत अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, सपोज मैं बहुत नहीं मैं अपनी कंपनी की बात कर रहा हूं, मैं एक बहुत बड़ा इमली बेचने वाला हूं। यस, लड़कियां आजू बाजू घूम रहे हैं मेरे, पानी पूरी वाला हूं मैं, एक बहुत बड़ा पानी पूरी का स्टॉल है, ठीक है, जैसे MBA चाय वाला था, मैं MSc पानी पूरी वाला बन जाऊं, जो भी है। फॉर एग्जाम्पल इस क्लासेस का ये, अगर मैंने एक अच्छा रेपो मेंटेन किया हुआ है, मैं मार्केट से अगर पैसे लेंड करना चाहता हूं, मैं उधार लेना चाहता हूं, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली चीज होगी कि मेरे कंपनी का मार्केट वैल्यू क्या है। सपोज हम लोग उस पानी पूरी के स्टॉल की बात कर रहे हैं, जिसके मल्टीपल फ्रेंचाइजीज है, वो बेंच पहले से टूटा हुआ है, पूरा टूट गया, एक बेंच 6000 का आता, पूरा वसूल करूंगा, सेकंड हैंड वाला भाव नहीं लगाऊंगा मैं। शेयर मार्केट से मैंने कुछ तो सीखा है, भले कंपनी कितनी ही पुरानी हो, पैसे उतने ही हो गए। हाँ, ये घर पे लेके जाओ, आप चलेगा, पैसा दे रहे हो यार। हाँ, अब आते मुद्दे पे, फीस के अलावा एडिशनल, ठीक है। तो सपोज वो पानीपुरी की कंपनी जो है, इट इज वर्थ ₹50 करोड़, 50 करोड़ की कंपनी है, ठीक है, हर जगह पे अगर 50 दुकान भी है, हर जगह पे अगर खुद का शॉप है, ठीक है, कंपनी के नाम पे खुद का शॉप है, उसका एक ब्रांड वैल्यू है, तो 50 CR की वो कंपनी है। अब मैं चाहता हूं कि मैं कंपनी को और एक्सपांड करूं, कब तक खाली बंबई के लोगों को जो है मैं पानी पूरी खिलाऊंगा? अब मैं गोवा जाना चाहता हूं, ठीक है, मैं पणजी जाना चाहता हूं, मैं बैंगलोर जाना चाहता हूं, मैं तमिलनाडु, मैं चेन्नई जाना चाहता हूं, मैं पैन इंडिया जाना है, यस, मैं पैन लेके पूरे इंडिया में जाना चाहता हूँ, उसी पैन में रगड़ा बना के सबको पानी पूरी खिलाना चाहता हूँ। हो सकता है मैं इंटरनेशनल सोचूं कि मुझे दुबई जाना है, मुझे मलेशिया जाना है, सिंगापुर जाना है, मालदीव्स में जैसे ही लोग लैंड हुए नहीं कि मैं बाहर पानी पूरी बेच रहा हूँ, लो पानी पूरी खाओ। तो अगर मुझे इसको एक्सपांड करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी कंपनी का जो मार्केट वैल्यू है 50 CR का, उसमें से सपोज मैं 40% क्या कर दूंगा, मार्केट में निकाल लूंगा कि आप लोग जो है वो शेयर खरीद सकते हो। 40% मैं रिलीज कर रहा हूं। 40% रिलीज करने का मतलब क्या, मैं 20 करोड़ जो है वो मार्केट से उधार लेना चाहता हूं। 20 करोड़ उधार नहीं बोल सकता, मैं शेयर जो है अपने बेच रहा हूं, मतलब मैं अपनी हिस्सेदारी 40% की मार्केट में रिलीज कर रहा हूं। अब जब मार्केट में रिलीज करूंगा तो एक IPO करके होता है, IPO में आओ पियो नहीं, खाओ पियो नहीं, वो IPO है। मतलब इनिशियली अगर शेयर्स अलॉट किए जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं IPO। अब IPO में क्या होता है ना, शेयर्स के लॉट बेचे जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल सपोज मेरा एक शेयर जो है, 1 शेयर, इट इज ऑफ फेस वैल्यू ₹100। कितने रुपए का है? 100 रुपए का। फेस वैल्यू मैंने 100 रुपए रखा, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि मार्केट में मेरे कंपनी का शेयर का एक अच्छा खासा जो है डिमांड है, तो मैं क्या बोलूंगा कि फेस वैल्यू 100 रुपए का ही है, लेकिन अगर आपको इसको खरीदना है तो आप इसको 150 रुपए तक खरीद सकते हो। मतलब एक रेंज दे दूंगा कि 100 से 150 रुपए तक आप खरीद सकते हो। तो बहुत सारे लोग आएंगे और बोली लगाएंगे कि 100 रुपए का है तो मैं 100 रुपए दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। फिर उसके बाद में अगर 100 रुपए है तो मैं 145 तक दे सकता हूँ, मैं 150 तक दे सकता हूँ। अलग अलग लोग आके क्या करेंगे, बोली लगाएंगे। फिर जब सब लोग आके जमा हो जाएंगे, फिर वहां पे क्या होगा, बाइफरकेशन होगा कि अगर सपोज 20 करोड़ का मेरा शेयर है, ठीक है, मतलब अगर 100 रुपए के हिसाब से मैं देखूं, गिनने भी नहीं आता, यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अगर मैं डिवाइड बाय 100 करता हूं, 100 रुपए का एक शेयर है ना, तो कितने शेयर्स है मेरे पास? 20 लाख शेयर्स है मेरे पास, 20 लाख शेयर्स है, और अप्लाई किए गए हैं 40 लाख शेयर्स के लिए, मतलब डबल अप्लाई हुआ, ठीक है। तो डबल अप्लाई होने के बाद में मैं क्या करूंगा, जिसने 100 रुपए में बोली लगाया मैं उसको दूंगा क्या? मैं दूंगा 140 वाले को, 130 वाले को, 150 वाले को। तो मैं क्या करूंगा, वो 40 लाख जो अप्रूवल्स मुझे देने थे उसमें से 20 लाख जो ऊपर के अप्रूवल्स है मैं उनको दे दूंगा।
अब वहां से मुझे पैसे मिल चुके हैं। इतना याद रखना, मेरा मार्केट वैल्यू मतलब फेस वैल्यू क्या है, FV, फेस वैल्यू 100 रुपए। मैंने जब शेयर रिलीज किया है मार्केट में तब कितने रुपए का बेचा है मैंने, 100 रुपए का बेचा है। 150 रुपए तो मैंने बस कैजुअली बोला था ना कि अगर आपको बोली लगाना आप आगे तक जा सकते हो, लेकिन उसका वैल्यू कितना, 100 रुपए ही। मतलब अगर एक ठेला है और ठेले पे सपोज कॉलीफ्लावर बिक रहा है और मतलब अखे एरिया में पानी नहीं था, जब अखे एरिया में जब 3 दिन पानी नहीं था, वो 50 रुपए का जो बॉटल था या फिर 90 रुपए का जो बॉटल था, वही बॉटल खरीदने के लिए 3 जन आते थे। वो बोलता था कि ये देखो ये 90 रुपए का बॉटल है लेकिन आज के दिन 100 रुपए में मिलेगा, तो उसका फेस वैल्यू 90 रुपए ही था। वो तो आपको जरूरत थी इसीलिए आपने 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया ना, आपने उसका जो है डिमांड बढ़ाया, लेकिन उसके ऊपर MRP कितने का है, 90 का ही है। अगर आपको बिल मिलेगा तो कितने का मिलेगा, 90 का ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो ऐसी आपने भले 150 में लिया हो लेकिन फेस वैल्यू कितना था, 100 रुपए। अब सपोज जैसे ये मार्केट में शेयर रिलीज होता है, IPO जैसे ही मार्केट में रिलीज हो जाता है वो शेयर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये जो 100 रुपए का प्राइस है, ये जो 100 रुपए का प्राइस है, क्योंकि 20 लाख लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको शेयर नहीं मिला, जो चाहते हैं कि वो शेयर ले ले, इसका डिमांड रेस हो जाएगा। और इसका डिमांड रेस होकर सपोज एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाता है 500 रुपए तक। कितने रुपए तक? तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूं, मैं इसको बेचूंगा नहीं। अब शेयर मार्केट में पैसे लगाने से आपको पैसे रिटर्न कैसे मिलता है, शेयर बेच के, बराबर। ये आपका सेकेंडरी ओपिनियन होता है। प्राइमरी चीज, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं कि मुझे देख करके मेरे बहुत सारे, मतलब मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोगों ने शेयर्स में इन्वेस्ट करना चालू किया, और मैं एकदम सेफ प्ले करता हूं शेयर मार्केट में कि पैसा इन्वेस्ट किया फॉर अ लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म इन द सेंस, सपोज आज से 20 साल बाद मुझे कुछ खरीदना है तो मैं अभी से पैसे डालते जाऊंगा और एक टाइम आएगा जब मैं सारे पैसे क्या कर दूंगा, विड्रॉ कर लूंगा। ये मेरा ओपिनियन था खुद के लिए कि तुझे ऐसा करना चाहिए। लेकिन बाय द पासिंग टाइम मेरे को ये समझ में आया कि शेयर मार्केट में पैसा डालने के बाद कभी निकालना ही नहीं होता, बिकॉज कंपनी आपको पे करती है डिविडेंड। कंपनी आपको क्या पे करती है, डिविडेंड। डिविडेंड मतलब क्या होता है कि सपोज मैंने 100 रुपया लगाया था इस शेयर में, अब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। कंपनी क्या कमा रही है, कंपनी का कोई लेना देना नहीं आपसे, आप शेयर ले रहे हो, बेच रहे हो, क्या कर रहे हो। जिसके पास कंपनी का शेयर है, कंपनी की वफादारी उसके साथ है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो आपको उस प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा, मतलब प्रॉफिट में आपको हिस्सेदारी मिलेगी। समझ में आ रहा है? तो ये 100 रुपए के ऊपर अगर उन्होंने बोला कि हम लोग 2% का जो है डिविडेंड दे रहे हैं, मतलब 100 रुपए के ऊपर आपको 2 रुपए डिविडेंड मिलेगा, 3 रुपए डिविडेंड मिलेगा, 4 रुपए डिविडेंड मिलेगा। एंड बिलीव मी, ये डिविडेंड बहुत छोटे अमाउंट में होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास ऑन होता है, कंपनी को प्रॉफिट ज्यादा होती है, डिविडेंड बढ़ते चला जाता है। सिर्फ डिविडेंड से 1 साल के अंदर मैंने 4000 रुपए के शेयर खरीदे। जो प्रॉफिट हो रहा है प्राइस बढ़ने से तो अलग है, लेकिन सिर्फ डिविडेंड से मैंने कितने हजार का शेयर खरीद लिया, 4000 का। और मेरे जो बाकी फ्रेंड सर्कल वाले, उनको क्या लग रहा है कि शेयर खरीदना होता है, बेचना होता है, खरीदना होता है, बेचना होता है। वो खरीदने बेचने के चक्कर में बेचारे कंगाल हो रहे हैं, उनको लॉस हो रहा है। तो आप भी जब इन्वेस्टमेंट करना चालू करो एक एज के बाद, तो आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म गोल रखना और बस रखते चला जाना। और आपको अचानक से ऐसे कहीं चलते रहोगे, मैसेज आएगा, अच्छा रिलायंस वाले ने 500 रुपए डिविडेंड दिया, जेब में डाला फोन, आगे गए टाटा मोटर्स वाले ने डिविडेंड दिया, अच्छा ठीक है। ऐसा करते करते डिविडेंड दिया अच्छा खासा, मतलब एक टाइम आएगा जब डिविडेंड आपके रेंटल इनकम की तरह होगा। आप जैसा घर भाड़े पे देते हो ना, वैसा एक बड़ा सा अमाउंट आपको डिविडेंड के अमाउंट में आने लगेगा। तो डिविडेंड इज गुड थिंग, लेकिन अब जब ये मेरी कंपनी 500 रुपए के इस पे चली गई है और मैं बोल रहा हूं कि जब मैं 100 रुपए का मेरा था तब मैं 5% डिविडेंड दे रहा था। कितना परसेंट था, मतलब 100 रुपए में कितना रुपए दूंगा, 5 रुपए। 5 रुपए डिविडेंड मिल रहा है आपको, और ये बस 2-3 महीने में आपको 5 रुपए मिल गए। ऐसे आप अगर लाइफ लॉन्ग रखोगे इसको 20-30 साल के लिए, तो आपका ये जो 100 रुपए ये जो डिविडेंड से ही वसूल हो गया रहेगा। बाकी ये 100 से जो है और ऊपर क्या रहेगा, 1000-1500, इसको बेचोगे बाकी पैसे अलग मिलेंगे। तो मेरा मुद्दा ये है कि जब ये 100 से 500 पे जाएगा और 3 महीने बाद वापस से 5% का डिविडेंड मिलेगा, तो आपको कितना डिविडेंड मिलेगा, 5% ऑफ हाउ मच अमाउंट, 500 रुपए के ऊपर 5% ऑफ 500 कैलकुलेट किया तो कितना मिल गया, रुपीस। ये गलत तरीका है कैलकुलेट करने का। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस बढ़ा है, 100 से 500 हो गया, मेरे पास वो बचा हुआ 400 रुपए आया क्या, कंपनी के पास आया क्या। मैं अगर कंपनी हूं और आप लोगों ने शेयर आपस में खरीद के बेच करके उसका दाम एकदम बढ़ा दिया, तो वो तो आपके आपस की बात है ना,
मेरे पास इनिशियली कितना रुपए आया था, मैं किसके ऊपर कमाई कर रहा हूं, 100 रुपए के ऊपर, तो मैं पैसे रिटर्न भी किसके ऊपर करूंगा, 100 रुपए के ऊपर। तो डिविडेंड जब भी कैलकुलेट होता है ये हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, मार्केट वैल्यू पे नहीं। समझ में आ रहा है? मार्केट वैल्यू तो बाहर के लोग बढ़ा रहे हैं, बाहर की खबरें जो है वो मार्केट वैल्यू बढ़ा रही है कि किसी एक शेयर का मार्केट वैल्यू ऊपर गया, किसी एक शेयर का वैल्यू मार्केट वैल्यू नीचे गया। तो ये मार्केट वैल्यू के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन डिविडेंड का नहीं होगा। डिविडेंड का कैलकुलेशन किसके ऊपर होगा, फेस वैल्यू के ऊपर। समझ में आया? अब इसके आगे चलते हैं कि डिस्काउंट देन कम्स प्रॉफिट एंड पार, ऐसे प्रीमियम, डिस्काउंट, प्रीमियम एंड पार, ऐसे 3 टर्म्स है। फॉर एग्जांपल 100 रुपए का शेयर है, मार्केट में आने के बाद में ये 500 रुपए का हो गया। कितने रुपए का हो गया? मतलब मैं बोलूंगा इसका प्रीमियम जो है वो ₹400 का। प्रीमियम कितने का? ₹400। 400 मतलब फेस वैल्यू से कितना ऊपर गया, फेस वैल्यू से कितना ऊपर गया, उसको मैं क्या बोलूंगा, प्रीमियम। उसको क्या बोलूंगा, प्रीमियम। फिर उसके बाद में अगर मेरी कंपनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही है, 100 रुपए का जो मेरा फेस वैल्यू था अब मार्केट में 75 रुपए का बिक रहा है, कंपनी लॉस में चली गई है, तो लोग खरीदेंगे कम, तो शेयर मार्केट का जो है वो प्राइस गिर जाएगा। तो ये जो 75 रुपए का हो गया, कितना रुपया कम हुआ, 25। तो यहां पे मेरा डिस्काउंट, इसको मैं बोलूंगा डिस्काउंट ऑफ रुपीस। तो जब आपको प्रॉफिट होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। उसको क्या बोलते हैं? जब प्राइस कम हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। और 100 रुपए का शेयर था और अभी भी 100 रुपए का ही मिल रहा है, तो इसको बोलते हैं पार, PAR, के नो डिस्काउंट या फिर नो प्रीमियम, वहां पे हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं, पार। अब एक चीज है, और ये जो अगले वाले टॉपिक के लिए, फिर अगले वाले एक्सरसाइज के लिए लगने वाला है, विच इज ब्रोकरेज। फॉर एग्जाम्पल जीरो हो गया, जीरो बोल रहा हूं मैं, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गए, ये सारे ऐप्स के बारे में आप लोगों ने सुना रहेगा। ये सारे के सारे ब्रोकर्स हैं, ये सारे के सारे ब्रोकर्स हैं। और ये ब्रोकर्स ने जो है, ब्रोकर्स की जो कंपनी है, उन्होंने क्या बनाया हुआ है, आपके लिए ऐप बनाया हुआ है, जो आपके बिहाफ पे शेयर मार्केट में आपको शेयर खरीद कर देंगे और शेयर बेच कर देंगे। तो शेयर खरीदने या शेयर बेचते वक्त ये आपको पैसे चार्ज करेंगे, दे विल चार्ज यू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, बराबर कि नहीं। तो ये जो ब्रोकरेज है ये कब पे करना होता है, मतलब जब फॉर एन एग्जांपल सपोज आप कोई शेयर खरीद रहे हो, आपने खरीदा 100 रुपए का शेयर, कितने रुपए का शेयर, 100 रुपए का। उन्होंने बोला कि 5% इसके ऊपर ब्रोकरेज है। ब्रोकरेज इतना नहीं होता है, इट इज सर्टेनली 0.20%, लेकिन एक कैलकुलेशन के हिसाब से एक बड़ा अमाउंट हम लोग पकड़ रहे हैं कि ब्रोकरेज जो है 5 रुपए का। तो आप कितना रुपया पे करोगे एक शेयर खरीदने के लिए, 105 रुपए। मतलब यहां पे हम लोग ने क्या किया, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। अब यही शेयर 100 रुपए का शेयर है, आप इसको बेचने जा रहे हो, तभी भी कंपनी वाला बोलता है हम आपसे 5 रुपए चार्ज करेंगे। ब्रोकरेज कितना रुपए चार्ज करेंगे, 5 रुपए चार्ज करेंगे। तो आप जब बेचोगे एक 100 रुपए का शेयर, तो आपके पास कितने रुपए आएंगे, 95, बिकॉज 100 रुपए का शेयर बिका, 5 रुपए ब्रोकरेज आपने पे किया, 100 आया, उसमें से 5 चलेगा, मतलब आपके पास कितना है, 95। तो जब हम लोग शेयर खरीदते हैं, तो टोटल अमाउंट टू बी पेड, जो अमाउंट पे करेंगे, जब खरीदने की बारी आती है, जो अमाउंट पे करते हैं उसमें क्या करते हैं, ब्रोकरेज ऐड करते हैं। और जब सेल करते हैं, तो सेल करते वक्त अपने पास कितना अमाउंट आने वाला है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, टोटल अमाउंट में से ब्रोकरेज माइनस करेंगे। बेचते वक्त ब्रोकरेज ऐड होगा और खरीदते वक्त ब्रोकरेज माइनस होगा। समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें अभी तक? आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3। कौन 32 रुपए लेता है? ग्रो वाला 32 रुपए कभी नहीं लेता। ग्रो वाला ब्रोकरेज चार्ज ही नहीं करता, पता नहीं कौन सा ऐप यूज कर रहे हो। ग्रो वाला जो है वो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज में है, उसका सब कुछ इंक्लूडेड। 0.20% है, 13 रुपए नहीं है, और मैक्सिमम 20 रुपए लेता है। 32 रुपए पता नहीं कैसे ले लिया, तुमको लगा दिया उसने। हाँ, बेचते वक्त माइनस होगा, खरीदते वक्त ऐड होगा। ओके, अगला वाला क्वेश्चन क्या, ठीक है, पता नहीं। पेज नंबर 102,
फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का रिलेशन अपने को बताना है। पहला वाला क्वेश्चन उन्होंने बोला कि फेस वैल्यू 100 रुपीज है एंड शेयर इट एज, शेयर जो है वो पर पे है, दैट मीन्स अभी भी उसका वैल्यू कितना रहेगा, ₹100। उसके बाद वाला दिया है कि प्रीमियम जो है, नहीं, प्रीमियम इज ऑफ ₹500। शांत, प्रीमियम 500 का है, तब जाकर के मार्केट वैल्यू जो है वो ₹575 की हुई है। मतलब ओरिजिनल प्राइस कितना रहेगा, मैं प्रीमियम माइनस कर दूंगा, तो ओरिजिनल प्राइस मतलब इसका फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹75। देन कम्स ₹10, इसका फेस वैल्यू है लेकिन मार्केट वैल्यू जो है ₹5 का है, मतलब डिस्काउंट हो गया यहां पे, डिस्काउंट ऑफ ₹5। ये पहला वाला टेबल आपका यहां पे खत्म हो जाता। इसके बाद में कंसेप्ट है रेट ऑफ रिटर्न का। रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपने जो पैसे लगाए हैं उस पैसे पे आपको कितने % पैसे रिटर्न मिल रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिटर्न। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1000 रुपए लगा रहा हूं और 20 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा कि मेरा रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जो अमाउंट मैंने कमाया है मतलब 20 अपॉन जो अमाउंट मैंने लगाया है 1000 इंटू 100, 00 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, मतलब मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना, 2%। समझ में आया, अमाउंट गेन्ड डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड, इनटू 100, ये होता है आपका रेट ऑफ रिटर्न। सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जहां पर अपने को रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करना है। हाँ, रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपने जो पैसे कमाए हैं वो कितना % है, अपने को परसेंट कैलकुलेट करना है कि आपने जो पैसे लगाए हुए हैं उसके ऊपर आप कितने % पैसे रिटर्न कमा रहे हो। तो इट इज अमाउंट गेन्ड, मतलब जो आप पैसे कमा रहे हो, डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला चाहिए तो आप लोग लिख के ले लो, रेट ऑफ रिटर्न इट इज इक्वल टू अमाउंट गेन्ड डिवाइड बाय अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू 100। MV मतलब मार्केट वैल्यू, FV मतलब फेस वैल्यू। शरीर में किडनी लेके घूमने को ये नहीं बोलते कि तुमने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, उसके लिए अब इतना सा लिखने में टाइम जा रहा है। हाँ, बहुत सारे अच्छे शेयर का नाम बताओ ना। अदानी विल्मार, टाटा मोटर्स, रिलायंस। अडानी विल्मार के आईपीओ में जिन्होंने 15,000 लगाया था, आज के टाइम पे उसका कॉस्ट बस एक साल के अंदर इट इज अप्रोक्सीमेटली 1,20,000। मैंने लगाया था आईपीओ में, मेरे को अलॉट नहीं हुआ। वो बताया था ना कि जितने लोग अप्लाई करते हैं उसमें से कुछ ही लोग को मिलता है। हाँ, पैसा वापिस होता है। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। फेस वैल्यू 100 रुपए, हाँ, मार्केट वैल्यू नहीं। हम लोग खरीदी किसमें करते हैं, मार्केट वैल्यू के ऊपर। एट अ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर वॉज ₹80। मार्केट वैल्यू कितना, ₹80 है। कंपनी हैड गिवन 20% डिविडेंड, फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर देखो फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू ₹100। मार्केट वैल्यू कितना है, ₹80। तो आपने कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया, 80 रुपए इन्वेस्ट किया। आप देखो 50 शेयर के लिए कैलकुलेट करो या 1 शेयर के लिए कैलकुलेट करो, आपका रेट ऑफ रिटर्न उतना ही रहने वाला है। ठीक है, इन्होंने बोला कि इसने 50 शेयर खरीदे, तो आप 50 शेयर के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो या फिर 1 शेयर के ऊपर रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करो, आपको अमाउंट सेम मिलने वाला है। ठीक है, परसेंटेज सेम मिलने वाला है। डिविडेंड, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड इज इक्वल टू 20%। सो देयरफॉर डिविडेंड, देखो कैलकुलेशन पूरा जीएसटी जैसा ही है।
बस टर्म्स नए आ गए, नाम नए आ गए। डिविडेंड 20% है। डिविडेंड किसके ऊपर होता है? मार्केट वैल्यू के ऊपर कि फेस वैल्यू के ऊपर? फेस वैल्यू के ऊपर। किसके ऊपर होता है? फेस वैल्यू के ऊपर। ठीक है, तो डिविडेंड इज इक्वल टू 20% ऑफ ₹100 विच इज इक्वल टू 20 अपॉन 100 into 100, इट इज इक्वल टू ₹20। तो डिविडेंड कितना मिल गया? Therefore रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? कितना पैसा कमाया हमने? 20 रुपया। कितना पैसा लगाया था? इंटू 100। 0 0 कैंसिल, 2 1 जा, 2 4 जा, 4 के टेबल में जाएगा तो 20 25। Therefore रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू 25%। मतलब जो 80 रुपए लगाया था उसमें से 25 तक का पैसा रिटर्न मिल चुका है। ये अपना हो गया रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया? यही अगर आप टोटल 50 शेयर के ऊपर अगर कैलकुलेट करोगे तो यहां पे कुछ कैलकुलेशन ऐसा हो जाएगा कि देयरफॉर क्या हो गया, पैसा मार्केट वैल्यू के हिसाब से लगाते हैं और डिविडेंड फेस वैल्यू के हिसाब से आता है। नहीं तो फिलहाल इतना लिख के ले लो, पॉज कर दो, ये चालू ही नहीं था अभी तक। तीसरे वाले क्वेश्चन में दे हैव सेड अस, they have given some information regarding number of shares of various companies and market value, और पूछा है कि जोसेफ भाई ने टोटल कितना पैसा लगा दिया शेयर मार्केट में इन 3 कंपनियों के चक्कर में। तो पहले वाले कंपनी का पता है कि नंबर ऑफ शेयर जो है 200 है और उस कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपया था और प्रीमियम जो है वो 18 रुपए, ₹18। तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 + 18। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 + 18 विच इज इक्वल टू ₹20। देयरफॉर अमाउंट invested in company A, it is equal to number of share into market value। number of share कितना है? 200। market value कितना है? 20। 2 2 जा 4, तो it is equal to ₹4000। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद में देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी बी, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितना है? दोनों में 500 है क्या? एक बार वेरीफाई कर लो। 500 इंटू 500 ये बन जाएगा 25 और आगे तो ये 2 लाख। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर 45 है। वही सोचूं इतना पैसा कहां से आ गया इसके पास? जोशुआ भाई को किडनैप करना पड़ जाता। ओके, कंपनी बी में इसका नंबर ऑफ शेयर जो है 45 है, मार्केट वैल्यू 500 रुपए है। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना हो जाएगा? 45 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी हो जाएगा, 5 4 जा 20 + 2 22, आगे आएगा 2 0, 22,500। तो इट इज इक्वल टू ₹22,500। यहां पर तो कोई मतलब ही नहीं बनता, नंबर ऑफ शेयर 1 है। देयरफॉर अमाउंट इन्वेस्टेड इट इज इक्वल टू, इसको भी बुरा नहीं लगना चाहिए, तो 1 इंटू 10 540, तो इट इज इक्वल टू ₹10,540। सबको इक्वेशन नंबर दे देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी ए प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी बी प्लस अमाउंट इन्वेस्टेड इन कंपनी सी। तो इट इज इक्वल टू ₹4,000 प्लस 22,500 प्लस 10,540, 0 + 0 + 0 0 हो जाएगा, 4 5 5 0 1 कैरी, 3 7 2 3 37 ₹37,040। ये इसका टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है। ठीक है, आप इतना कंजेस्टेड वे में मत लिखना, बराबर ऐसा एक के नीचे एक अच्छे से लिखते जाना। ठीक है, हाँ, एक